हेलो, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए जितने भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं, वो हमने आपको लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। और एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हमने आपको ये भी बोला था कि इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लोगे तो नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे कि किस तरीके से जो है अब वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड को हम सॉल्व करेंगे। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा जो एक कंडीशनल आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को या लोगों को टफ लगता है वो ये मेथड है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ये मेथड इसलिए टफ लगता है क्योंकि इस मेथड की एक जो है एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हो खासियत होती है कि ये जो आपका मेथड है, ये मेथड फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से इसमें जो है वो रिप्रेजेंट होता है और उसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके फॉर्मूले के साथ साथ इसकी इक्वेशन को, इसकी डेफिनेशन को और इसके साथ साथ जो इसकी कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो आज जो है वो हम आपको बहुत ही एक सिंपल तरीका बताएंगे जिससे कि आप वैल्यू एडेड मेथड को बहुत इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके पहले जो है वो हम सबसे पहले ये बताते हैं कि एक्चुअल में वैल्यू एडेड मेथड है क्या। वैल्यू एडेड मेथड, देखो ये चीज हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि इस टॉपिक के पहले जो एक मेथड थे, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, ये सारे जो हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई इनको उन्होंने जो है वो प्रोहिबिट कर दिया, उनको हटा दिया है। लेकिन जो ये मेथड अभी भी हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। वैल्यू एडेड का मतलब होता है जब किसी भी गुड में हमने वैल्यू को ऐड किया। वैल्यू को ऐड इसलिए किया जिससे कि उसको फाइनल गुड में हम कन्वर्ट कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर पहले एक प्लास्टिक थी, प्लास्टिक को क्या किया गया, एक प्लास्टिक को मार्कर में कन्वर्ट किया गया। तो सपोज करो प्लास्टिक 200 रुपए की थी, ये मार्कर 500 रुपए का है, तो इसमें वैल्यू कितनी ऐड की गई, 300 ऐड की गई, 300 ऐड की गई। तो कैसे पता चला, जब हमने क्या किया, जब हमने इसमें फॉर्मूला लगाया कौन सा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब मार्कर 500 रुपए का था, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें हमने इंटरमीडिएट जो कॉस्ट थी और वैल्यू एडेड कॉस्ट थी, तो 500 में से जो है वो हमने 200 को माइनस किया, तो 300 हमने वैल्यू को ऐड किया कैसे, ये हुआ कैसे, तो ये सब हम जो है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू एडेड की डेफिनेशन की। तो वैल्यू एडेड की डेफिनेशन जरा आप देखो इधर पे, इसमें बताया गया वैल्यू एडेड को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ द वैल्यू। देखो इधर पे हम वैल्यू एडेड को इधर पे बोलते हैं एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। जब किसी भी रॉ मटेरियल में हमने वैल्यू को ऐड किया, किसी भी रॉ मटेरियल में हमने वैल्यू को ऐड करने का मतलब ये, जैसे मान लो एक वुड है, लकड़ी है, वुड कोई काम की नहीं होती है। सपोज करो वुड में हमने वैल्यू ऐड किया और उसको फर्नीचर बना दिया। अब जब फर्नीचर उसको बना दिया तो वो काम में आने लगा। या जैसे शर्ट है, सपोज करो आई एम वियरिंग अ शर्ट, हम ये शर्ट पहने, पहले ये शर्ट एकदम से कपड़ा तो होगा नहीं, क्लॉथ तो होगा नहीं, पहले ये क्या था, पहले ये कॉटन था, फिर उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया गया, तो कॉटन से जब थ्रेड में कन्वर्ट किया गया तो वैल्यू ऐड की गई। थ्रेड से जब इसको जो है आप कह सकते हो क्लॉथ बना गया तो वैल्यू ऐड की गई, और क्लॉथ से जब इसको शर्ट बना गया तो वैल्यू ऐड की गई, तो फाइनल गुड क्या हुआ, शर्ट हुई। तो यही बताया जाता है कि डिफरेंट चीज में जब रॉ मटेरियल में धीरे धीरे हम वैल्यूज को ऐड करते हैं तो वो जाके एक फाइनल गुड का नाम आता है। तो हम बात वैल्यू एडेड मेथड की कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना। एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, किसी भी रॉ मटेरियल में हमने वैल्यू को ऐड किया। जब किसी भी रॉ मटेरियल में हम वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है बोलते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो वैल्यू एडेड का है, जो सबसे नॉर्मल फॉर्मूला या जो बहुत ही इजी फॉर्मूला है, वो पहला फॉर्मूला ये बताया गया है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है वो वैल्यू या वो गुड की वैल्यू जो एक फाइनल वैल्यू हो। फाइनल वैल्यू मतलब से ये शर्ट सपोज करो 2000 रुपीज की है, अगर ये शर्ट 2000 रुपीज की, तो ये 2000 क्या है, ये 2000 वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब इसमें कितना जो है वो हमने क्या किया, कितना इंटरमीडिएट कंजप्शन लगा, मतलब कितनी वैल्यू लगी इसको बनाने में। तो क्या करते हैं, सपोज करो ये शर्ट 2000 रुपीज की है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने लिख दिया 2000। इस इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब इसमें जो वैल्यू लगी वो सपोज करो 1400 की लगी, तो वैल्यू एडेड कितने की हुई, तो 2000 में से 1400 को माइनस किया तो कितना होगा, 600। तो वैल्यू एडेड कितनी हुई, 600 हुई। तो इस तरीके से हम वैल्यू एडेड को जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो वैल्यू एडेड को बहुत ध्यान से समझना।
जितना हम बताते जा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से, बहुत कन्वीनियंटली समझना, क्योंकि अगर आपने वैल्यू एडेड मेथड को एक बार समझ लिया और वैल्यू एडेड मेथड आपको अच्छे से आ गया, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक चैप्टर नहीं, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप बहुत इजीली समझ सकते हो। क्योंकि जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो वैल्यू एडेड मेथड को लेके होती है, और वैल्यू एडेड मेथड एक बार आपको समझ में आ गया तो उसके बाद जो एक्सपेंडिचर मेथड है, उसके बाद जो आपका इनकम मेथड है, वो दोनों मेथड आपके फॉर्मूले से बहुत इजीली वैल्यू पुट करके आ जाएंगे। बस प्रॉब्लम जो फेस होती है वो किसमें होती है? वैल्यू एडेड में। तो वैल्यू एडेड की हम बात कर रहे हैं। अब ये दो चीज आपकी हो गई। सबसे पहले हमने आपको डेफिनेशन बता दी, ये आपकी डेफिनेशन थी वैल्यू एडेड की, जो ये था। दूसरा हमने आपको वैल्यू एड का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि वैल्यू एड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इन दोनों पॉइंट्स में कोई डाउट है तो बताओ। इन दोनों पॉइंट्स में अगर कोई चीज नहीं आती हो तो आप बोल सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो एक बार ये दोनों चीजें देख लो। ठीक है, देख लिया। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं इधर पे। अब सबसे पहले बात आती है इसको सॉल्व करने की। एक चीज आती है इंपोर्ट्स। बात समझना, ये देखो ये सब पॉइंट्स हैं। हम वीडियो में, हमने जब शुरुआत में ही पहली वीडियो बनाई थी, हमने आपको बताया था हम हर एक चीज बहुत माइन्यूटली बताएंगे। तो वीडियोस को पूरा देखना, ऐसा नहीं है आपने थोड़ा देखा और उसको स्किप कर दिया, या थोड़ा देखा आपने उसको हटा दिया। इफ यू रियली वांट टू टेक सम एडवांटेज फ्रॉम द वीडियोस, और आप चाहते हो कि आपको रियलिटी में वीडियोस से कुछ फायदा मिले, चीजें समझ में आए, तो आप प्लीज वीडियो पूरी देखना। तो उससे आपको आज वैल्यू एडेड मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग तो आप कमेंट सेक्शन में या कैसे भी करके जो है वो बता सकते हो। तो जैसे बात किसकी आ रही है? बात आ रही है इंपोर्ट्स की बात हम कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। अब आप कहोगे इंपोर्ट्स क्या है? देखो, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है वैल्यू एडेड में। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। इंपोर्ट का मतलब, जैसे आप जानते हो कोई भी गुड्स हमने बाहर से मंगवाया, तो इंपोर्ट्स कब वैल्यू एडेड में ऐड होंगे या माइनस होंगे, और कब नहीं होंगे, ऐड या माइनस। तो हम पहले इसका तरीका बताते हैं। हम अब तरीका बताते हैं इंपोर्ट्स का। तो देखो इंपोर्ट्स का तरीका क्या होता है। इसमें जैसे एक लाइन लिखी हुई है, इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। इंपोर्ट्स अकेले इंक्लूड नहीं होते हैं, या अलग से हम इंपोर्ट्स को इंक्लूड करना चाहें तो इंक्लूड नहीं होते हैं। इंपोर्ट्स कब इंक्लूड होते हैं? तो तीन केसेस होते हैं। उन तीनों केसेस को हमने बताया है। तो ये तीन केसेस जो हैं वो आप अच्छे से देखना कि ये तीन केसेस जो होते हैं, वो पहला केस देखो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ इंटरमीडिएट कंजप्शन 1200, इंपोर्ट दिया हुआ है 300, तो इंपोर्ट्स को हम अलग से ऐड नहीं करेंगे। इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजप्शन की अगर वैल्यू दी है तो ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजप्शन में जो ये 1200 है, ये 1200 अकेला ऐड होता है, इंपोर्ट्स की वैल्यू ऐड नहीं होती। अब आप कहोगे क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू दी हुई होती है तो ये मान लिया जाता है कि ऑलरेडी उसमें जो है वो आपकी इंपोर्ट की वैल्यू ऐड है। अब इंपोर्ट की वैल्यू ऐड होती कब है? अभी हमने बताया इंपोर्ट की वैल्यू होती कब नहीं है। अब इंपोर्ट की वैल्यू ऐड होती कब है? तो सुनो, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सेकंड केस, केस सेकंड देखो, केस सेकंड में जो है वो हमने आपको बताया, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, ध्यान से सुनना, वर्ड क्या है? डोमेस्टिक फर्म। अगर क्वेश्चन में आ जाए डोमेस्टिक फर्म और इंपोर्ट की वैल्यू भी दी 100, तो हम क्या करेंगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म की 500 और इंपोर्ट की वैल्यू 100, ये दोनों ऐड करेंगे। ध्यान समझना, केस 2 में क्या है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म आया, अगर फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म आया है तो आप क्या करोगे? डोमेस्टिक फर्म अगर 500 है और इंपोर्ट अगर 100 है तो हम क्या करेंगे? 500 में 100 की वैल्यू ऐड करेंगे। लेकिन केस थर्ड ये है जो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंपोर्ट, जैसे इसमें लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ ये लिखा हुआ है, डोमेस्टिक फर्म नहीं दिया, सिर्फ ये लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300 और इंपोर्ट दिया है 100, तो इसमें इंपोर्ट की वैल्यू ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें डोमेस्टिक फर्म नहीं आया। इसमें क्या नहीं आया? इसमें जो है वो आपका डोमेस्टिक फर्म नहीं है। ऐसे केस थर्ड देख लो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसमें लिखा हुआ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1000 और इंपोर्ट 200, तो देखो आप इंपोर्ट की वैल्यू ऐड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन 1000 ही हो। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंपोर्ट की वैल्यू ऐड है। क्यों ऐड है? क्योंकि इसमें डोमेस्टिक फर्म नहीं दिया। लेकिन इसमें डोमेस्टिक फर्म दिया हुआ था। जब इसमें डोमेस्टिक फर्म दिया हुआ था, इसका मतलब इसमें इंपोर्ट की वैल्यू ऐड होती। तो ये इंपोर्ट सेक्शन है, मतलब इंपोर्ट्स कब ऐड होंगे और कब ऐड
नहीं होंगे। तो हमने ये तीनों केसेस जो है वो आपको बता दिए। उसके बाद जो है वो बात करते हैं एक्सपोर्ट की। अब एक्सपोर्ट के बारे में हम थोड़ा सा जो है वो बताएंगे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हमने चीजें बाहर दी, जब हमारी चीजें क्या हुई, बाहर गई। तो एक्सपोर्ट्स में वही होता है कि अगर आज एक्सपोर्ट अकेला या इसमें लिखा हुआ हो, जैसे सपोज करो सेल्स लिखा हो, ध्यान से समझना, आप ये लिख लो, अगर सेल्स दिया है और एक्सपोर्ट की वैल्यू भी दी है तो एक्सपोर्ट ऐड नहीं होगा। जैसे इधर इंपोर्ट का था वैसे इधर एक्सपोर्ट का है कि अगर सेल्स दिया हुआ है और एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई है तो सेल्स इंक्लूड एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर ये दिया हुआ है सेल्स बाय अ डोमेस्टिक फर्म, अगर डोमेस्टिक फर्म आ जाए तो क्या होगा? अगर ये आ जाए सेल्स बाय अ डोमेस्टिक फर्म तो एक्सपोर्ट की वैल्यू ऐड होती है। तो ये क्या है? ये एक्सपोर्ट में था। तो एक्सपोर्ट की भी कंडीशन जो है वो ये हो गई, इंपोर्ट की भी कंडीशन हमने आपको बता दी और हमने आपको ये सिंपल फॉर्मूले बता दिए। अभी ये फॉर्मूले नहीं है, ये बेसिक्स हैं। मेन क्या होता है कि जैसे आप एक चीज और देख लो इधर पे, जैसे एक जो वैल्यू एडेड मेथड का जो ये फॉर्मूला होता है, जो लोग बात कहते हैं मेन फॉर्मूला, लेकिन ये मेन फॉर्मूला ये भी नहीं होता है। लेकिन इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी वैल्यू एडेड मेथड के बेसिक्स में आता है। देखो, वैल्यू एडेड मेथड में इतना कंफ्यूज मत होना, इतना भड़बड़ाना नहीं। सारी चीजें बहुत इजीली अगर आप पढ़ोगे, सारी वीडियोस आप इजीली देखोगे, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इतना कोई भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उनमें आपको 80% नहीं तो 75% चीजें समझ में आई होगी और आप उनको बार बार रिपीट करोगे, बार बार चीजों को देखोगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड का, एक ये भी फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल टू होता है जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब आपके दिमाग में आएगा सर जीवीए क्या है? जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। सारी वैल्यूज जब हम ऐड करते हैं किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। ये तो जानते ही होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो जितनी भी वैल्यूज क्या है, जितनी भी वैल्यूज आपकी प्राइमरी सेक्टर में, जैसे जीवी एट एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवी एट एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवी एट एमपी ऑफ टर्सरी सेक्टर, जब हम सारे सेक्टर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, जब तीनों सेक्टर्स की वैल्यूज को हम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जीडीपी एट एमपी होता है। ये अगर पता ना हो तो ये नॉर्मल चीज है, ये बेसिक है कि जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इन तीनों सेक्टर्स की वैल्यूज को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है? हमारा आता है जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है? जीडीपी एट एमपी से हमें कहां पर जाना होता है? हमेशा एनएनपी एट एफसी पर। जब भी वैल्यू एडेड मेथड हम निकालते हैं और कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें कहां पर पहुंचना है? एनएनपी एट एफसी पर। तो ये हम लास्ट वीडियोस में बता चुके हैं कि अगर जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पर जाना है तो क्या करना पड़ता है? ग्रॉस से नेट पर गए तो माइनस डेप्रिसिएशन किया, डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से हम नेशनल पे गए तो क्या किया? प्लस एनएफआईए किया, और एमपी से जो है वो एफसी पे गए तो क्या किया? माइनस एनआईटी किया। तो ये 3 चीजें करी तो हमारा क्या आ गया? एनएनपी एट एफसी। लेकिन तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में आते हैं, तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स बुक्स में दिए हुए हैं, उनको फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए तरीके अलग हैं। एक्चुअली वो फॉर्मूले आपके बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन एक शॉर्ट तरीका होता है उन फॉर्मूलों को सॉल्व करने का। तो वो होता क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले आप ये फॉर्मूला देखो जब तक। तो ये फॉर्मूले के साथ साथ जो है हम ये आपका रब करते हैं, रब करके हम आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे पॉइंट्स बता देंगे जिससे कि अगर वो सीधे सीधे पॉइंट्स आप लिख के चलोगे तो आपको इजीली फॉर्मूलेस जो है वो आपको आ जाएंगे या इजीली जो है वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो इधर पे फिर हम बात करते हैं सबसे पहले और अच्छी बात और है कि वैल्यू एडेड मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपके बोर्ड्स में आता है 4 नंबर में, 4 मार्क्स में आता है वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये अच्छे से करना और आप अगर अच्छे से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको आ जाएगा। अब देखो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो बुक्स में नहीं दी हुई हैं, लेकिन हमें उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखो इधर पे कैसे, जैसे बुक में जैसे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, हम बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बता रहे हैं। क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है, वैल्यू सेल्स की दी हुई है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इधर पे कि हमें फाइंड आउट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट।
ध्यान से सुनना, हमें सेल्स की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब सेल्स की वैल्यू हमें दी हुई है, तो अगर सेल्स की वैल्यू दी हुई है और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है तो सेल्स को हम ग्रॉस वैल्यू मानते हैं। सेल्स को हम क्या मानते हैं, ग्रॉस वैल्यू मानते हैं। तो सेल्स को जब हमने ग्रॉस वैल्यू माना, ध्यान से समझना, सेल्स को जब हमने ग्रॉस वैल्यू माना और हमें कहां पर जाना है, नेट वैल्यू पे, तो एक सेल्स का फॉर्मूला होता है जो सबसे पहले आप देख लो इधर पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, या फॉर्मूले सारे लिखते जाना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से सुनना, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल्स कभी कभी क्या होता है, ये पहली चीज हुई, ध्यान से देखते जाना, ये पहली चीज हुई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हुई, अगर क्वेश्चन में सेल्स भी नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में जो है सेल्स की वैल्यू भी नहीं दी, अगर क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू भी नहीं दी तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू भी जब नहीं दी हुई होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इधर पे लिख देते हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस। दूसरी कंडीशन, अगर सेल्स की वैल्यू नहीं दी तो हमने क्या लिख दिया था, क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है, अब देखो ये दो कंडीशंस हो गई। अब तीसरी कंडीशन के बारे में जो थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था, तो वो हम कंडीशन फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। और हम बार बार ये चीज कह रहे हैं, बेटा व्हेनेवर यू आर सीइंग दिस वीडियो, ये वीडियो पूरा देखना, और एक बार आपने वीडियो पूरा देख लिया आपको वैल्यू एडेड मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा इस पर फोकस करना, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि वैल्यू एडेड मेथड ही एक ऐसा मेथड है जो थोड़ा सा कॉमन सेंस का इसमें यूज होता है। बाकी अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होगी, क्योंकि ये मेथड समझने का मतलब ये कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट खत्म हो गया जिसके लिए हमेशा स्टूडेंट्स डरते हैं मेनली, क्योंकि ये थोड़ा सा आप कह सकते हो क्रिटिकल तो नहीं है, थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग मान लो इसको कि आपके लिए चैलेंजिंग है। अब आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, इट इज अप टू यू। तो हम बात कर रहे हैं, ये हमने दो तरीके बताए। ये दो तरीके बताने के बाद जो हम वो पहला तरीका बता रहे थे कि अगर क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू दी हुई है, सपोज करो 1000, और क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है क्या, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब समझना, सेल्स की वैल्यू थी 1000, हमें फाइंड आउट करना है, मतलब 1000 एक हमने ऐसे एक एग्जांपल लिया और हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स को हम मानते हैं ग्रॉस वैल्यू। याद रखना, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो, सेल्स को हमने क्या माना, ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू जो हमने माना, तो सेल्स के तो नेट के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा एक फॉर्मूला रख देते हैं। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला जो है वो देखो इधर पे, जैसे ये बताया जाता है फॉर्मूला, सेल्स की वैल्यू दी हुई जो अभी हमने बताया, तो देखो फॉर्मूला क्या रखते हैं, नेट वैल्यू, ये लिख लेना फॉर्मूला, बुक में दिया हुआ नहीं है, आप लिख लेना, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ध्यान से सुनना, सेल्स प्लस ये इसको चेंज बोलते हैं, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर क्या करेंगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये फॉर्मूला है, लिख लेना, और ये फॉर्मूला अगर आप कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों करेंगे माइनस, की रीजन भी समझो क्यों करेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि सेल्स को हमने ग्रॉस वैल्यू माना, और जब हम ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन ही तो करते हैं, इसलिए हमने माइनस डेप्रिसिएशन किया। ये देखो, ये है फॉर्मूला, इसको मिटा दे रहे हैं, कंफ्यूज हो गए। ये क्या करते हैं, माइनस क्या किया, डेप्रिसिएशन किया। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप्रिसिएशन, और साथ में क्या किया, साथ में ये इधर एफसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफसी दिया हुआ है, मतलब ये जो सेल्स है इसको हम मान रहे हैं एमपी वैल्यू। याद रखना, सेल्स को हम क्या मान रहे हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, सेल्स को हमने क्या माना, एमपी की वैल्यू मानी। तो एमपी से एफसी पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, एमपी से एफसी जाने के लिए करते हैं माइनस एनआईटी। तो हमने क्या किया, इधर पे एक चीज और लिख दी, माइनस एनआईटी। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला ये हो गया, बाकी फॉर्मूले तो आप वीडियोस में देख ही रहे होंगे। अब सुनो, अगर इसमें इस चीज में, इस क्वेश्चन में इधर एफसी की जगह एमपी होता, इधर एफसी जगह क्या होता, इधर एफसी की जगह एमपी होता,
तो एमपी में क्या होता, एमपी में हम क्या करते हैं, एमपी में जो है हम इधर पे एनआईटी को माइनस नहीं करते, सिर्फ इतनी सी चीजों को लेके चलते, तो हमारा क्या आ जाता, हमारा आ जाता एनबीए एट एमपी। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिससे क्या होता है, जिससे आपकी वैल्यू एडेड मेथड निकलता है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में जो है हमें सेल्स को निकालना होता है। देखना, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, सेल्स को निकालना होता है, और हमें किसकी वैल्यू दी हुई होती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू दी हुई होती है। तो जस्ट अपोजिट करते हैं। अपोजिट कैसे कर देते हैं, इधर पे लिख देते हैं सेल्स इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस डेल्टा चेंज इन स्टॉक, इधर माइनस डेप्रिसिएशन, इधर कर देते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर नेट वैल्यू दी हुई है तो प्लस कर देते हैं नेट वैल्यू एडेड है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारी सेल्स की वैल्यू आ जाती है। तो कुछ ये फॉर्मूले हैं ऐसे जिनको आपको क्या करना पड़ता है, जिनको आपको जो है वो समझना पड़ता है। बाकी एक दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू एडेड मेथड था जिसको आपको समझना है अच्छे से। उसके बाद भी हम ये नहीं बोल रहे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, और आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बस वैल्यू एडेड मेथड ही थोड़ा आपको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू बार बार देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी हाँ, एक चीज और, एक दो लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में और बाकियों में ये पूछा था, जो कि मतलब दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आईईएस, वो लोग आईईएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच कीन टू नो अबाउट द इकोनॉमिक्स। लेकिन उन्होंने हमसे ये पूछा कि सर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उन्होंने एक वर्ड बोला था कि सर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो मैंने बोला कि अगर मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा तो उनको पता चलेगा, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशंस बता देता हूँ। मैंने बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, और मैं एमए इकोनॉमिक्स कंटिन्यू कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरी ये क्वालिफिकेशंस हैं। एंड जो उनके बेसिक डाउट्स थे उनके, तो वो जो बेसिक डाउट्स हैं, देखो 11 12 की जो इकोनॉमिक्स है जिसको हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों इकोनॉमिक्स ही ऐसी इकोनॉमिक्स हैं कि आप किसी भी लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये दोनों इकोनॉमिक्स जो है ये बेसिक्स हैं। तो ये इकोनॉमिक्स अगर आप अच्छे से आपको आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी लेवल की आप इकोनॉमिक्स के लिए अगर पढ़ाई करते हो तो आपको वो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी इजी लगेगी। ठीक है, बाकी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, वो हम हमेशा बोलते हैं, यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, गुड बाय, स्टे होम, बी हैप्पी।